स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी 25-25 करके सीरीज़ लाएंगे। अभी हाल ही में CRPF फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ और भी जो स्टेट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में वो लगे हुए हैं। तो जितने भी फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं, फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम की, तो वो जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है जो आपका नॉलेज और बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो आप देखिएगा इन क्वेश्चंस को और बताइएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिकोनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग, ऐसी ड्रग का नाम बताओ जिसमें मिकोनिक एसिड पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे जाकर के? ओपियम। ओपियम इज़ अ ड्रग विच कंटेन मिकोनिक एसिड। ठीक है ना? तो मिकोनिक एसिड किस में पाया जाता है? ओपियम में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ड्रग ऑफ चॉइस इन द ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा में हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या चलाते हैं? तो बताएंगे सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की जितनी भी मेडिसिन हैं उनको हम लोग चलाएंगे जाकर के ब्रोंकियल अस्थमा में। कौन से अस्थमा में? ब्रोंकियल अस्थमा में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम में आया हो तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना? फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि CDL कहाँ पे है, तो CDL है कोलकाता में। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन कोलकाता। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द ड्रग एग्जिबिट टैकीफाइलेक्सिस। ऐसी ड्रग जो कि टैकीफाइलेक्सिस कर देती है। एफेड्रिन क्या करता है? टैकीफाइलेक्सिस कर देता है। जाकर के सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि ड्रग एग्जिबिट टैकीफाइलेक्सिस एफेड्रिन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है जाकर के? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस डिसीज़। देखिए थोड़ा सा मैं इसको मुझे कट करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिएगा। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस डिसीज़ वाइनरी बिलिरुबिन इज़। क्या कह रहा है जाकर के कि इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस डिसीज़, जब भी किसी को जॉइंटिस हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, जब भी किसी को पीलिया हो जाता है, तो बिलिरुबिन का अमाउंट का क्या होगा? बिलिरुबिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ेगा या घटेगा? तो आप बताएंगे भैया बिलिरुबिन प्रोटीन होता है, इसका अमाउंट बढ़ता है जाकर के। बिलिरुबिन क्या होता है जाकर के? RBC होती है जाकर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जाकर के टूटती हैं कहाँ? स्प्लीन में। और जब ये स्प्लीन में टूटती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है जाकर के बिलिरुबिन में। और बिलिरुबिन कैसा होता है? बिलिरुबिन जो होता है येलो कलर का पिगमेंट्स होता है बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है जाकर के? जितनी ज़्यादा RBC टूटती है जाकर के उतनी ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है बॉडी में, और जिसकी वजह से क्या होता है जाकर के बॉडी में सब जगह आंखें पीली हो जाएंगी, स्किन पीली हो जाएगी, नाखून पीले हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाता है जाकर के? जॉइंटिस हो जाता है जाकर के। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी बीमारी? लीवर की बीमारी है जाकर के, है ना? तो इसमें क्या होगा जाकर के? बिलिरुबिन जो है बढ़ा हुआ होता है किसमें? जॉइंटिस में। जॉइंटिस में क्या बढ़ जाता है बताएंगे? बिलिरुबिन। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस डिसीज वाइनरी बिलिरुबिन इज, आप बताएंगे इंक्रीज्ड। बस सीधे सीधे याद करना है और कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे रटो। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल। देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है हीट स्टेबल यानी थर्मोस्टेबल, एक होता है थर्मोलेबाइल। थर्मोस्टेबल का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हीट में जो भी टेम्परेचर अगर आप उनको देते हैं तो वो टेम्परेचर में वो स्टेबल बने रहेंगे, उनको उनमें मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना ही वो फिजिकली चेंज होंगे, ना ही वो केमिकली चेंज होंगे, ना ही वो बायोलॉजिकली चेंज होंगे। ठीक है ना? और थर्मोलेबाइल का मतलब क्या होता है जाकर के? ये हीट स्टेबल नहीं होते हैं, ये हीट को वियर नहीं कर पाते हैं। अगर आप इनको टेम्परेचर पर रखते हैं, टेम्परेचर दिया एक निश्चित तापमान के ऊपर अगर आप गए तो ये जो है डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी बदल देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इनका कलर बदल जाएगा, इनका ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है इनका बायोलॉजिकल जो रिस्पांस है वो भी बदल जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को कैसे स्टरलाइजेशन हम लोग करेंगे जाकर के? ऐसे प्रोडक्ट का स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे भाई? स्टरलाइजेशन मतलब जीवाणुहीनता, और जीवाणुहीनता मेडिकल में करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फार्मेसी हैं, फार्मेसी में कोई काम कर रहे हैं या कहीं इंडस्ट्री में, तो उसका तो आपको स्टरलाइजेशन प्रोसेस से गुजारना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हीट को वियर नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो आप बताएंगे फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को फिल्टर करके अपना आराम से काम जो है चला लेते हैं और
उनका जो है स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, फिल्टर करके स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, कह रहा है कि हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, देखिए सीधे सीधे ये एक वर्ड है, ये एक टर्म है, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप बताएंगे इम्परवियस टू एयर। ये ऐसे कंटेनर होते हैं जो कहते हैं कि हम एयर को अंदर नहीं जाने देंगे, बस सीधी सीधी बात है कि हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर इज इम्परवियस टू एयर। अब आप ये हमें बताएंगे कि इम्परवियस टू एयर मतलब ऐसे कंटेनर जो एयर को अंदर नहीं जाने देते हैं, ये किस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, बताओ आप, ठीक है ना। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन है आगे, आप पता चल जाएगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन ईयर ड्रॉप एज देखिए जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का रोल क्या है ईयर ड्रॉप में, तो आप बताएंगे एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जाकर के जो कम अमाउंट में होता है जाकर के, और सॉल्वेंट क्या होता है, जाकर के जो ज़्यादा अमाउंट में होता है जाकर के। तो सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जाकर के, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जाकर के कि लोजेंजेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोजेंजेस आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। पहली बात तो आपसे यही आपको पता होना चाहिए कि लोजेंजेस जो हमारे होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। और ये किस लिए बनाए जाते हैं, आप बताएंगे स्लो डिजोल्यूशन। लोजेंजेस जो भी होते हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व होते हैं, धीरे धीरे घुलते हैं जाकर के और लंबे समय तक चलते हैं जाकर के। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है इम्प्लांट्स, जो इम्प्लांट्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए यानी लंबे समय के एक्शन के लिए इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि इम्प्लांट्स आर फॉर, तो आप बताएंगे प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। बस इतना याद करना है, इम्प्लांट्स कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए आप प्रोलॉन्ग्ड एक्शन को याद रखेंगे। फिर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन 11 नंबर, कोलाइडियंस यूजुअली कंटेन्स। देखिए जो कोलाइडियंस होते हैं उनमें सामान्यतः क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे नाइट्रोसेल्यूलोज होता है जाकर। कोलाइडियंस में क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज। कोलाइडियंस में क्या पाया जाएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज। फिर हम लोग देखिए दोनों ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको याद करना है, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है सीधे से याद करना है कि 1 ग्रेन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.78 mg। 1 ग्रेन कितना होता है, 64.78 mg। और 1 ड्रॉप कितना होता है, 0.06 ml। 1 ड्रॉप कितना होता है, 0.06 ml। और 1 ml कंटेन्स हाउ मैनी ड्रॉप, तो आप बताएंगे जाकर के 20 ड्रॉप। 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं, 20 ड्रॉप होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको भी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के 14 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है जाकर के क्या कि हर्मेटिक कंटेनर आर यूज फॉर। देखिए अभी मैंने बताया था कि हर्मेटिकली कंटेनर्स आर, आपने बताया इम्परवियस टू एयर। हर्मेटिकली कंटेनर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें एयर को अंदर जाने से रोकना हो, इम्परवियस टू एयर। तो यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं हर्मेटिक कंटेनर। हर्मेटिकली कंटेनर्स का इस्तेमाल किस में करते हैं, इंजेक्टेबल मटेरियल में करेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कैंसर एसोसिएटेड विद हाई फैट डाइट। अगर आप डाइट में हाई फैट लेते हैं तो किस तरीके का कैंसर होने की संभावनाएं हैं, आप बताएंगे कोलन कैंसर। तो कोलन कैंसर होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना, रेक्टम कोलम सीकम, कोलन कैंसर होने की संभावनाएं हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आपने कभी इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप सोचिएगा, सभी फार्मासिस्ट हैं, कुछ ना कुछ कोई कहीं ना कहीं आप लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इंसुलिन इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट। आपने देखा होगा कि इंसुलिन को कभी हम लोग ओरली नहीं देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन को कभी ओरली नहीं देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं जाकर के, यस्सी रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं जाकर के इंसुलिन को, ठीक है ना। तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियस क्यों देते हैं, ओरल क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज़ डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी। अगर आप इसको ओरली देंगे तो जीआईटी क्या करेगा जाकर के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या करेगा जाकर के, जहाँ का जो नेचर है एसिडिक है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमारा एसिड वातावरण में रहता है, एसिड मतलब वहाँ पे पाया जाता है सफिशिएंट अमाउंट में। तो ये क्या करेगा जाकर के, डिस्ट्रॉय कर देगा जाकर के इसको, इंसुलिन को। इसीलिए इंसुलिन को हम लोग ओरली नहीं देते हैं, इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का, है ना। फिर देखिए ये क्वेश्चन देखिए ईएसआईसी फार्मासिस्ट में आया हुआ है, विलियम्स ट्यूमर क्या होता है जाकर के, विलियम्स ट्यूमर क्या होता है जाकर के, किसको अफेक्ट करता है, तो किडनी को। अगर किडनी में आपके ट्यूमर होता है तो उसको कहते हैं विलियम्स ट्यूमर, और इसका टर्म क्या है, नेफ्रोब्लास्टोमा। आपसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया कि नेफ्रोब्लास्टोमा कहाँ होता है, तो आप बताएंगे किडनी में होता है। किडनी के ट्यूमर को क्या कहते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं जाकर के। फिर आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जाकर के, डिप्थीरिया टेस्ट क्या होता है जाकर के, डिप्थीरिया के लिए टेस्ट कौन सा है, सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बताएंगे सिक टेस्ट। तो ऐसे याद कर लीजिए कि सिक डिप, तो DIP डिप और इधर SCH सिक, तो ऐसे याद करिए डिप सिक कर लीजिए, तो डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट आ जाएगा, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे जाकर हम लोग,
क्या कह रहा है, केमिकल नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा बहुत बार गया है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है ना, ये हमारे 19 नंबर पे क्वेश्चन पे थे हम लोग। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MMR वैक्सीन, जो MMR वैक्सीन होती है, ठीक है, ये किसके अगेन काम करती है, किस वायरस के अगेन काम करती है जाकर के, तो प्रोटेक्शन देती है किसके, मीजल्स, मम्स और रुबेला वायरस के अगेन में। तो MMR वैक्सीन जो होती है मीजल्स, मम्स और रुबेला वायरस के खिलाफ काम करती है, तीनों के खिलाफ काम करेगी जाकर के MMR वैक्सीन। फिर देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेन्स हाउ मैनी टाइप ऑफ विटामिन। तो 11 टाइप ऑफ विटामिन पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, 11 तरीके के विटामिन आते हैं। ठीक है ना, ये आपने अभी तक नहीं जाना होगा कि विटामिन 11 तरीके के विटामिन आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। ठीक है ना, तो 11 टाइप्स के विटामिन आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर आपसे कह रहा है कि विटामिन ए का डेली जो डोज है वो कितना होता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में। तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन ए का कितना डोज देना चाहिए डेली, तो आप बताएंगे 300 यूनिट, 3000 यूनिट, 3000 यूनिट, 3000 यूनिट से ज़्यादा डोज नहीं देनी चाहिए विटामिन ए की किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है ना, फिर आ जाएंगे जाकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते हैं जाकर के। तो ये जो है अगर 3000 यूनिट देते हैं विटामिन ए का तो ये जाकर के फोकोमेलिया नहीं करेगा। लेकिन अगर 3000 के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि जो बच्चा होगा प्रेग्नेंट लेडी के पास, ठीक है ना, तो उस बच्चे को जाकर के या फीटस को जाकर के, फीटल को जाकर के, नियोनेट को जाकर के हो सकता है वो एबनॉर्मल कर दे जाकर के, हो सकता है उसके हाथ पैरों की लंबाई बढ़ जाए, हो सकता है उसका सिर इनलार्ज हो जाए, तो ये फोकोमेलिया हो जाता है जाकर के, है ना। तो 3000 यूनिट जो है सेफ डोज मानी जाती है जाकर के। फिर हमारा क्या कह रहा है, डाईसल्फिराम इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो डाईसल्फिराम ड्रग है इसका किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहलिज्म। कोई भी एल्कोहलिक पेशेंट है उसको आप डाईसल्फिराम टैबलेट दीजिए तो उसकी एल्कोहल जो है धीरे धीरे छूटने लगेगी जाकर के। 23 के बाद 24, चूँकि ये कह रहा है कि डाईसल्फिराम इज अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जाकर के लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है। तो देखिए इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको पढ़ते हैं, चाहे आप इसको ग्लार्गिन बोल दीजिए, ग्लार्जिन बोल दीजिए, हम तो जीलार्जिन बोल देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के याद होना चाहिए। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, ऐसा इंसुलिन जो लंबे समय तक काम करेगा, लॉन्ग एक्टिंग है, वो है जीलार्जिन इंसुलिन या ग्लार्गिन इंसुलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा ऑल फंजाई आर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑल फंजाई आर कीमो हेट्रोट्रोप्स। तो जो भी फंजाई हैं वो कीमो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।